हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए सेशन में। आज का जो सेशन है साथी है इन्फीफिशियस आर और बीपीएससी इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें वो लोग बात करने वाले जो दृष्टि मैगजीन है किससे कंप्लीट करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको चर्चा करेंगे और उसमें जानेंगे क्या क्या आज के पॉइंट होंगे हमारे। तो इसको सिंपल सा देखिएगा, इसमें किस तरीके से हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अभी इसका जो स्टार्टिंग का प्रमुख घटनाएं का वन लाइनर जो है इसे सूक्ष्म दृष्टि का, इसके आज के लेक्चर में हम लोग 3 पॉइंट कवर करेंगे। एक तो पहला राष्ट्रीय करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी। इसमें कुल 6 पॉइंट हैं, ठीक है। इसमें विज्ञान, संक्षिप्त या खेल, इसको लेके 6 हैं। आज के लेक्चर में ध्यान दीजिएगा, हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उसके बाद से आर्थिकी, ये तीनों को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे और ये क्लास और बनाएंगे जिसमें आपको मिलेगा ये विज्ञान, संक्षिप्त और खेल। इस तरीके से इसके जो सारे शॉर्ट्स हैं आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ बता दें साथियों कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़ रहे हैं, फटाफट से जुड़ जाइएगा। वहाँ से आपको सारे ये करंट अफेयर के पीडीएफ्स के करा दिए दे IAS वाले, ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम के जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस रिवीजन बैच है उससे जुड़ना ना भूलिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दिनों में जितना पढ़ के जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आई होप सो कि चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को। यहाँ से हम लोग देखेंगे साथियों राष्ट्रीय पहले, ठीक है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम को 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें देखेंगे राष्ट्रीय वाले में कि कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। तो हाल फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने पुणे जो हवाई अड्डा है उसको नया नाम देने के लिए मंजूरी दे दी है। तो पुणे जो हवाई अड्डा है इसका नया नाम क्या होगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, जगत गुरु है ना, संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो महाराष्ट्र के हवाई अड्डा है और हाल फिलहाल में इसका क्या किया गया है, इसके नाम को बदलने की मंजूरी दे दी गई है। नया नाम क्या होगा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। 6वें जो है खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये जो 6 जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य हैं। पहला केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर है ना, और गुजरात। ये क्या है 4, इसमें आपके क्या हो जा रहा है 6वें खाद्य सुरक्षा वाले में आपके क्या है 4 राज्य हैं। इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो इंडेक्स है आपका, ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो आपका जो ये संस्था है FS है ना AI, ठीक है, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड वाला ये रिलीज़ करता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में आपसे बन के पूछेगा कि जो इसका खाद्य सुरक्षा वाला इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन किया है। तो रिलीज़ वाले का भी नाम याद रखिए, किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला पॉइंट है साथियों देखेंगे कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। तो अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है उसके नाम को जो है फिर से रीनेम किया गया है। और क्या नाम रखा गया है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, उसका नाम रखा गया है जो पोर्ट ब्लेयर था उसकी राजधानी, उसको नया नाम दिया गया श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम नाम दिया गया। तो याद रखिएगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी और उसका नाम क्या कर दिया गया श्री विजयपुरम। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है साथियों कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया जो सम्मेलन है उसका आयोजन आप देखेंगे तो कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया, ध्यान रखिएगा। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, ठीक है, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है तो आप देखेंगे गोरखपुर में, ठीक, गोरखपुर में ये जो नया वाला सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। तो उद्घाटन किसके द्वारा, तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है तो गोरखपुर जिले में हुआ है। यूपी स्पेशल में ये इसको ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा, ये प्रश्न आपको RO या UPPCS में देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहल का नाम याद रखिएगा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत। तो ये सूरत गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में हुआ है, सूरत गुजरात में इसको किया गया है। और जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ा है तो ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन से संबंधित है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ ये अभियान है ना। तो ये नया जब इसमें पहल आएगा तो ये पहल आपको ध्यान रखना। और स्टैटिक पार्ट में थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा कि जल शक्ति जो अभियान है इसका स्टार्ट कब किया गया था, ठीक है, इसको स्टार्ट कब किया गया था, मे भी ये भी पूछा जा सकता है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी देखते चलिएगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया।
तो ये उदगीर लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा हुआ है महाराष्ट्र के लातूर वाले में। अगला पॉइंट है साथियों, देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब देखेंगे वाराणसी के जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आपको देखेंगे कि 3D संग्रहालय, वैदिक 3D संग्रहालय बनाने का मंजूरी दे दिया गया है। तो सिंपल सा आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3D वैदिक जो संग्रहालय है इसका कहाँ पर बनेगा। तो आपको ये भी याद रखना, वाराणसी मतलब, या तो सिंपल कहें तो जिला पूछ सकता है, किस जिले में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई है। तो बनारस आपको याद रखना, उसके साथ साथ कौन सा विश्वविद्यालय, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट इसी में है कि अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा। ये जो संग्रहालय है तो किसको समर्पित होगा, तो आप देखेंगे भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य, इन तीनों के थीम पर क्या होगा, ये संग्रहालय आपका क्या होगा, डेडिकेटेड होगा। अगला पॉइंट है साथियों कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा हुई है, तो देखते हैं प्रोजेक्ट नमन की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत, ठीक है, किसने की। इसमें और क्या पॉइंट है, और इसके तहत अगर हम बात करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट नमन, ठीक है, तो रक्षा पेंशन भोगियों के लिए भूतपूर्व सैनिक जो है उनके परिवार को जन कल्याण के लिए क्या किया गया, शुरू किया गया। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली पे केंद्रित है, तो स्पर्श सिस्टम, ठीक है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है, डिजिटल पेंशन प्रणाली से ये संबंधित थे। तो ये 2-3 पॉइंट आप इससे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा जो वर्ग है उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश के, तो राजेश वर्मा को। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टेट स्पेशल की नियुक्ति में ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग है उसके अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश वर्मा को। अगला पॉइंट है कि देखेंगे बिहार विश्वविद्यालय जो है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो राजगीर नालंदा में। ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, जब से इसको मंजूरी दी गई थी और बन रहा था तब से ये चर्चा में था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो इसका आप देखेंगे इस खेल अकादमी का उद्घाटन हो गया, तो राजगीर नालंदा। और खास करके बिहार प्रीलिम्स वाले चीज़ को ध्यान दीजिएगा, BPSC देने वाले लोग, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में बिहार खेल विश्वविद्यालय के उद्घाटन कहाँ हुआ, तो राजगीर नालंदा। ये स्टेट स्पेशल का प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों को गठन की घोषणा की है, तो 5 नए जिले बनेंगे। कहाँ पे, लद्दाख में। सबसे पहले तो ये जानिए कि लद्दाख बना कब था आपका, तो 5 अगस्त जो है 2019 को, ठीक है, 2019 को ये अस्तित्व में आता है अलग से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, क्या है, लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, 5 नए जिले बना दिए गए हैं। इन 5 जिलों का नाम क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ठीक है, चांगथांग। ये 5 जिले हैं जो आपको लद्दाख में अब देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीज़ न्यूज़ में तो ये था, ठीक है, कि लद्दाख में आपको देखें कितने नए जिलों की घोषणा की गई, 5, ये सबको पता है। फिर पूछेगा कि कौन कौन जिले हैं, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टैटिक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है इसको बनाया कब गया था, तो आप याद रखिएगा 5 अगस्त जो है 2019 को, ठीक है, 2019 को इसको बनाया गया था। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक से उठा लेगा तो वहाँ पर गलत होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है, तो नेपाल अकादमी ने। किसने, नेपाल अकादमी ने ये समझौता किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ, किसके लिए, संस्कृत अध्ययन के लिए, ठीक है, नेपाली भाषा और संस्कृत के अध्ययन के लिए ये समझौता किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है, तो प्रधानमंत्री आवास जो शहरी योजना है 2.2 उसको मंजूरी दे दी गई। हाल फिलहाल में उसका दूसरा वर्जन स्टार्ट होने वाला है, जो शहरी आवास योजना है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि प्रधानमंत्री जो आवास शहरी योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखिएगा जून 2015 में। तो इसी तरीके से जो पॉइंट आपके हैं, ठीक है, चर्चा में थोड़ा समझिए कि आपका ये रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, लेकिन अब पूछा गया क्या प्रश्न आपसे, यहाँ से जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका डेट दे दिया है जून 2015, याद रखिएगा इस योजना का, क्योंकि ये चर्चा में था, तो ये योजना आपसे फिर से पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, है ना, सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया, तो डिजिटल शक्ति केंद्र का, ठीक है, किसका, डिजिटल शक्ति केंद्र। और ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया है, तो ध्यान दीजिएगा ये दिल्ली में किया है। कहाँ पे, दिल्ली में किया है। जिसका उद्देश्य क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य अगर बात करेंगे, डिजिटल शक्ति केंद्र जो है आपका, इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना,
ठीक है, तो 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि डिजिटल शक्ति केंद्र, ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ कहाँ पर, तो दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप देख रहे हैं साइबर के उसमें हो जाएगा, साइबर अपराधों से लिए महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है उसको उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए। किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रेखा शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिल्ली में। अगला पॉइंट है साथियों, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं अगर कोई पहला काम कर रहे हैं तो ये आपदा जोखिम प्रबंधन जो है उसके लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बन रहा है, तो इंपॉर्टेंट है नागालैंड। ठीक है, याद रखिएगा नागालैंड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन हेतु सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। वो कौन कौन से ऐप हैं, तो जो नए 3 कानून लागू हुए साथियों इनको सुचारू रूप से करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये 4 एप्लीकेशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल से अगर पूछे कि इनका संबंध किससे चर्चा में रहा है, ये जो एप्लीकेशन से इनका संबंध किससे है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका संबंध जो है जो नया आपराधिक कानून है उनसे है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, तो सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे वाला जो है सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे वो आपको बनाया जा रहा है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि कह रहे हैं कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया। ये ध्यान दीजिएगा कि ये पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ROR और PPCS, बिहार PCS किसी एक में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। स्टार्ट हुआ है पूगा घाटी लद्दाख में, तो 2-3 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। पहला तो सिंपल से प्रश्न पूछेगा कि भारत की पहली भूतापीय जो विद्युत परियोजना है उसका निर्माण कहाँ स्टार्ट हुआ, तो लद्दाख नाम याद रखिएगा। घाटी का नाम भी याद रखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में जाएगा तो घाटी का नाम ही पूछे आएगा आपसे कि पूगा घाटी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण पूगा घाटी लद्दाख में। अगला पॉइंट है साथियों की कह रहा है कि केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 13वां स्थान। कौन सा स्थान, 13वां स्थान। अभी ये क्यों प्रश्न सोचेंगे कि पहला स्थान तो रुद्रप्रयाग को दिया गया, ठीक है, रुद्रप्रयाग को पहला स्थान, ये भी याद रखना है। लेकिन अब ये 13वां वाला क्यों पूछ रहा है, तो अभी हाल में जब देखे आपने कि ये केरल के वायनाड में किस तरीके से भूस्खलन व बाढ़ वगैरह की स्थिति बनी हुई थी, उस रीजन से यहाँ पे इस प्रश्न को आपको यहाँ से बनाया जा रहा है कि 13वां स्थान उसको मिला था भूस्खलन वाले एटलस में, और पहले पर रुद्रप्रयाग किसको है ना, इसको मिला हुआ रुद्रप्रयाग को। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो राष्ट्रीय हिंदी का विज्ञान सम्मेलन है, राष्ट्रीय हिंदी का विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो आप देखेंगे कहाँ पर, भोपाल में। इस वर्ष इसका थीम क्या था, तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, ये इस वर्ष की थीम थी, और ये पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, इसका आयोजन भोपाल में, और इस वर्ष की थीम क्या थी, तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इस वर्ष की थीम थी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है। इस तरीके से वहाँ पे मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत बागान किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्रमशः यहाँ पे गणतंत्र मंडल और अशोक मंडप, ये ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट जो नाम है यहाँ पे, कौन कौन हॉल थे यहाँ पे, तो अशोक हाल था और एक और हाल क्या था, राष्ट्रपति के दरबार हाल। ठीक है, 2 हालों का नाम बदल के नाम बदला गया है, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कि भारत के 5 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो 5 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ है आइजोल मिजोरम में। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये 500वां है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आइजोल मिजोरम इस वजह से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि शिकुल ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो लद्दाख में। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि शिकुल ला सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप देखेंगे लद्दाख में ये स्थित है। यह सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी, तो लगभग देखेंगे 15,800 फीट पर ये स्थित होगी। सुरंग की लंबाई की अगर बात करें तो सुरंग की लंबाई की अगर आप देखेंगे लंबाई, तो लगभग 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, सुरंग की लंबाई भी ध्यान रखिएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी, तो शिकुल ला सुरंग।
इसकी क्या खास बात होगी, अगर जब कंप्लीट हो जाता है तो ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। ठीक है, तो सिकुल ला सुरंग लद्दाख वाली बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3-4 पॉइंट यहाँ पे है, इस पर सब स्टेटमेंट बनेगा तो आपका सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर भी बता दिया, ऊंचाई कितनी है, कहाँ बन रहा है और इसका स्पेसिफिक फीचर क्या होगा ये भी आपको बता दिया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है, तो मित्र वन की। ठीक है, यूपी स्पेशल का पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, स्टेट स्पेशल में पूछेगा, यूपी पीसीएस आरओ में आपको देखने को मिल सकता है कि यूपी सरकार ने जो वृक्षारोपण जो इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जनरली, अब तो पहले डेट दिवस जो थीम है वो तो पूछा ही जाता है, लेकिन जो अब आजकल अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे कौन सा वीक ये अभियान किस हफ्ते चलाया गया, अभी इसके पहले करंट अफेयर हमने आपको बताया था, वन अग्नि जो सप्ताह मनाया गया था फरवरी में, वो भी इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से ये मित्र वन वाला क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा शिमला हिमाचल ये पहला है तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये है क्या, तो पहला चैडविक हाउस जो नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, वहाँ पर जहाँ पे प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है, तो प्रेरणा स्थल। कौन सा स्थल साथियों, ये है प्रेरणा स्थल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, संसद भवन परिसर में स्थापित किया गया प्रेरणा स्थल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा डाक अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया, तो 18 जून 2024 को ये लागू कर दिया गया है, जो इसके प्रावधान है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी दी गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा, इस विश्वविद्यालय का नाम देखें गुरु जम्नेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है, गुरु जम्नेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन कितनी बार आपको बताया जा चुका है कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किससे बनाया गया था, तो भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। ठीक है, भर्तृहरि महताब को। इस समय परमानेंट जो अभी देखेंगे अस्थाई अध्यक्ष जो बने हैं वो ओम बिरला फिर से बने हैं, लगातार दूसरी बार कार्यकाल में आप वापस आए हैं वो। किस राज्य, अगला पॉइंट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, तो लद्दाख ने। किसने, लद्दाख ने ये हासिल की है, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा, तो कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे, कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में किया जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। ये देखिएगा क्या है, प्लास्टिक पार्क है, बायो प्लास्टिक पार्क। ठीक है, लखीमपुर खीरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 1000 वर्ष पूरे हुए, तो वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, आपका इसका जो है 1924 का था। ठीक है, 2024 में इसके पूरे हो गए, और ये इंपॉर्टेंट है, वाइकोम सत्याग्रह से इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक पार्ट है। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, हिस्ट्री में ये प्रश्न बन जाएगा तो आपको लगेगा कि हिस्ट्री का है, लेकिन देखिए यहाँ पे चर्चा में रहा है तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। और एक पॉइंट ये पाली राजस्थान वाला क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर यहाँ पर बना है। ठीक है, विश्व का पहला है ना ओम आकार का मंदिर, तो कहाँ पे बना है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये पाली राजस्थान में बना है। कहाँ पे, पाली राजस्थान, फिर से बोल दे रहे हैं, पाली राजस्थान में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर यहाँ पर बना है। अगला पॉइंट है, 18वीं लोकसभा की जो 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, तो लगभग 74 महिलाएं हैं, 13.63% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये प्रश्न। इस तरह का प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश जो चुनाव हुआ द्वारा आप देखेंगे विधानसभा का, उसमें भी महिलाओं की कितनी संख्या है ना, और अभी हाल फिलहाल में लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत हैं, इस तरह के पॉइंट आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, 74 महिलाएं हैं, 13.6% इनका हिस्सेदारी है। अगला पॉइंट है साथियों, बरेठी और सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, छतरपुर मध्य प्रदेश में इस परियोजना को रखा गया, लगभग 630 मेगावाट का है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 630 मेगावाट का आपका बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। अगला पॉइंट है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण की बात की जा रही है साथियों, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया, तो अपना उत्तर प्रदेश। तो ये इसको भी प्रश्नों को करंट अफेयर में देखा गया था,
है ना। पुरंदेश्वर एप 2.2 किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगला पॉइंट है कि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता किया गया, हुगली नदी पे। ठीक है, इसको बनाया गया पहली जो अंडर वाटर मेट्रो रेलवे है, कोलकाता हुगली रिवर। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अपना उत्तर प्रदेश बना है, इसमें रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है देखेंगे कि कह रहा है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? तो इसमें एक योजना शुरू किया गया है अदिति। ठीक है, अदिति योजना को शुरू किया गया है और इसमें ये क्या किया जाएगा कि जो डिफेंस है उसमें जो इन्वेशंस है उसको प्रोत्साहन के लिए इसको शुरू किया गया अदिति योजना। ठीक है, डिफेंस में नवाचार को शुरू करने के लिए, विकास करने के लिए आप देखेंगे तो अदिति योजना का शुरुआत किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों बिहार स्पेशल का पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया। ठीक है, बिहार में। और बिहार स्पेशल के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से मैं कहूँगा इसको आप एक बार थोड़ा सर्च करके बताइए बिहार का जिला कौन सा है। मतलब दूसरे के लिए तो नहीं, यूपी आर के लिए नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार स्पेशल प्रीलिम्स के लिए ध्यान रहेगा कि बिहार का ये जिला भी आपको ध्यान रखना पड़े। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बिहार में। इतना मैं बता दे रहा हूँ, आप बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश ने ये मंजूरी दी हुई है। 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है किया गया, तो कहाँ पर? ये मुंबई में किया गया। ठीक है, 18वां है और भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन किया गया है कहाँ पर? मुंबई में किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री, अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो ये रायबरेली में। ठीक है, एम्स रायबरेली स्टार्ट हो गया, इसका उद्घाटन किया, फरवरी में किया था इसको, तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो आप देखेंगे उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, देश का ये सबसे लंबा केबल आधारित जो ब्रिज है सुदर्शन सेतु। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनेंगे कि उद्घाटनकर्ता का नाम देके पूछ लेगा, है ना, और सेतु का नाम और कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा। तो सुदर्शन सेतु गुजरात, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट कि 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप देखेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर? 9वें रायसीना डायलॉग का आयोजन जो है आप देखेंगे किया गया है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है कि 9वें रायसीना डायलॉग का विषय वस्तु क्या थी, थीम क्या थी? तो चतुरंग था, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। ये क्या थी? 9वें रायसीना डायलॉग का क्या था? विषय वस्तु कहिए या फिर थीम कहिए। अगला पॉइंट है कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय का है कि एक राष्ट्र एक आईडी पोर्टल बने, है ना, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक जो अकाउंट रजिस्ट्री है ये अपार इसमें बनाया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो सिंपल सा पूछेगा कि अपार जो है ये पहल किसके द्वारा शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे बनेगा, तो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संबलपुर उड़ीसा में। कहाँ पर? संबलपुर उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा। पहला भारत कौशल जो केंद्र है ना, स्किल इंडिया सेंटर, इसका उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों इंपॉर्टेंट है कि स्टेम STEMM, इसमें आप देखेंगे भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो इसका फुल फॉर्म आप देख लेंगे, साइंस है ना, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है और मेडिकल है। इतने सारे फील्ड्स हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल फिलहाल में ये नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्लास में भी हमने आपको बताया था। तो देखिएगा अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति है ये अपने आप में। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो यहाँ पे उन्होंने किया है श्री कालकी धाम मंदिर, और ये मंदिर किस जिले में स्थित है? तो संबल जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है? संबल जिले में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स देखेंगे। और जो साथी कंप्लीट स्टार्टिंग से करंट अफेयर इस चैनल से फॉलो कर रहे हैं वो देखेंगे कि सारे के सारे लगभग क्वेश्चंस उनको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो यहाँ पे करा दिए गए हैं। बस उनका यहाँ पे रिवीजन होगा और प्रैक्टिस टेलीग्राम से हो जाएगी।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कि किसे असम का राज्य फल जो है स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया काजू नेमी को, ठीक है, काजू नेमी को घोषित किया गया असम का राज्य फल। ये भी बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय थीम क्या थे, ठीक है। तो जो 75वां गणतंत्र दिवस था अपना, उस पर 2 विषय जो थीम थी वो थीम क्या क्या थी। तो पहला था विकसित भारत और दूसरा भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। तो ये 2 थीम थे, इम्पॉर्टेंट थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इमैनुअल मैक्रा थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ये चीज़ भी हम लोग कर चुके हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर दिया गया। तो किस राज्य की झांकी को दिया गया था। तो उड़ीसा राज्य की झांकी को दिया गया था। किसको, उड़ीसा राज्य की झांकी को दिया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एक पॉइंट यह है कि उड़ीसा जो झांकी है वो किस थीम पर आधारित थी। तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के थीम पर आधारित थी। ये पॉइंट भी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, कि उड़ीसा की झांकी का थीम क्या था। तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, और पहला स्थान किसको मिला है। तो उड़ीसा को मिला है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, ठीक है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है आप देखेंगे गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। ये सब किसमें है, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। अगला आप पॉइंट है, देखेंगे इसी में कि श्रेणी ए, जो श्रेणी ए है उसमें राज्यों के नेतृत्व करता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है। तो लीडर्स की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब किस श्रेणी में है। तो आप किस में देखेंगे इसको, लीडर्स की श्रेणी में देंगे। यूपी पीसीएस और आरओ के लिए ध्यान रखिएगा, है ना। ये स्टेटमेंट में बन के आएगा आपके सामने कि उत्तर प्रदेश जो है आपका इस श्रेणी में किस कैटेगरी में है। तो दिखेगा लीडर्स वाली कैटेगरी में उत्तर प्रदेश रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 में किया गया। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वर्ष 2024 में इस कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा था। तो 10वां संस्करण था। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 10वां संस्करण था, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखेंगे अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इसमें क्या है, पहला पॉइंट है वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, इसकी मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो अजरबैजान के द्वारा। किसके द्वारा, अजरबैजान के द्वारा की जाएगी। COP29 ये अभी नवंबर में होने वाला है 24 में, ठीक है। तो अजरबैजान के द्वारा की जाएगी, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार, ठीक है, घोषित किया गया है। इसको भारत को घोषित किया गया और ये भी नवंबर का है, जो नवंबर में होने वाला है वहाँ पर आयोजित करेगा। भारत इसमें विशेष भागीदार के तौर पे क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो ये हरिणी अमर सूर्या, ठीक है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। पड़ोसी देश में जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला पॉइंट है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो अनुरा दिशानायके, ठीक है, अनुरा दिशानायके जो है आप देखेंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जो भी अपने भारत के नेबरिंग पड़ोसी देश हैं उसमें अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस तरह का बदलाव हो रहा है या फिर कोई भी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है तो अपने यहाँ के लिए महत्वपूर्ण रखता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों कि अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। तो ये 2 वाणिज्यिक जो दूतावास घोषित किए जाएंगे बोस्टन और लॉस एंजल्स में, ये दोनों अमेरिका में ही है। ये यहाँ पे 2 क्या होंगे, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। अगला पॉइंट है त्रिवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में, कहाँ पर, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी इसकी स्थापना। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट अपना 1 बाय 1 करके रिवीजन करते रहिएगा फटाफट से। जो पॉइंट आपको लगे कि आपका मिस हो रहा है उसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स। अब यहाँ से ये होगा कि आपने जो पढ़ा रखा है अब जो आपकी यहाँ पे पॉइंट छूट रहे हैं उसको अपडेट कर लीजिएगा। भारत किस देश के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। तो अमेरिका के सहायता से करेगा। अगला पॉइंट है इसी में इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो सैन्य हार्डवेयर एवं और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा, ठीक है। इस प्लांट से जो उत्पादन होगा, ठीक है, इस सेंटर से, तो उसका कहाँ यूज होगा ये पॉइंट बताया जा रहा है। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये किया जाएगा आपका
अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, अमेरिका में इतना ध्यान रखिएगा, अमेरिका के स्पेसिफिक प्लेस विलियमिंगस्टन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आप स्पेसिफिक क्या अमेरिका याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट जो है वर्चुअल समिट का कौन सा संस्करण होगा, तो ये छठा संस्करण होगा। ठीक है, छठा संस्करण होगा, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैंसर मूनशाइट इनिशिएटिव। ठीक है, ये क्वाड देशों ने लॉन्च किया है। आपसे सिंपल यहाँ से 2-3 तरीके से प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न तो इसी तरीके से बन सकता है कि क्वाड, तो यहाँ समझिएगा क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है, तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। दूसरा पॉइंट, क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को किस क्षेत्र में लॉन्च किया है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लॉन्च किया है। ठीक है, और उसके बाद से फिर पूछेगा कि ऐसे कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो क्वाड देश, G7, यूरोपीय संघ, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसके अलग अलग जो डायमेंशंस हैं वो भी ध्यान रखिएगा। तो इसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनेगा ये प्रश्न। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, 24 के बाद 25 वाला आयोजन क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा साथियों, तो ये अपने भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, तो आप देखेंगे प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है, ये जो है आपका मिशन लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा, ये क्वाड जो मिशन देश हैं, क्वाड वाले कंट्री के जो हैं इसमें देश, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें आप देखेंगे भारत, अमेरिका है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश किसमें है, क्वाड वाले में शामिल हैं। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालिता को सुधार लाने के लिए मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो वर्ष 2025 में। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है, तो मैत्री। ये पॉइंट भी अलग से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पीडीएफ के लिए बता दूं साथियों, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो भी आपको वहाँ पे अपडेट कर दी जाती है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो आपको किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया, भारत में ही। अगला पॉइंट है, इस केंद्र का नाम क्या है, तो देखेंगे मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। ठीक है, मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जफर हसन। ठीक है, जाफर हसन जो है कहाँ ये बने हैं, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों कि टाइफून योगी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव। एक बार फिर से बताऊं साथियों, जो साथी लगातार करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं और प्रैक्टिस टेलीग्राम से कर रहे हैं, वो देख पा रहे होंगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा आपको जो आपको उस नोट से बाहर आपको देखने को मिलेगा। सारा का सारा पढ़ाई हुआ यही क्लास से क्वेश्चन आपको इस मैगजीन में भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए पूर्णतः निश्चिंत रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 110वां देश कौन सा बना है, तो नेपाल बना है हाल फिलहाल में। ठीक है, 101वां देश यही बना है, नेपाल। अगला पॉइंट है इसमें साथियों, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख आर्थियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें अश्विनी वैष्णव को, केंद्रीय मंत्री जो है ना, नंदन नीलेकणी को और अभिनेता अनिल कपूर को, 3 लोगों को शामिल किया गया है। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं आप देखेंगे, अमेरिका, यूरोपीय संघ है, यूनाइटेड किंगडम है, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे है ना, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। इतने सारे किस पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली जो पहला कानून है उस पर ये लोग हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा आयोजन हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा हुआ। 101वां मेंबर ध्यान रखिएगा इसका नेपाल है, और ISA का जो मुख्यालय अपने गुरुग्राम भारत में स्थित है। क्लियर इतना, आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, तो मार्क रूट को। ठीक है, किसको, मार्क रूट, तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं और इनको हाल फिलहाल में नाटो का क्या महासचिव नियुक्त करने का फैसला किया गया है। अगला पॉइंट है, किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति जताई है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस दिन
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मूर्ति लौटाने की क्या की है, सहमति जताई है। अगला पॉइंट है साथियों देखेंगे, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस संगठन की घोषणा की है, तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। ठीक है, किसने बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की घोषणा की, इतने सारे देश ने मिलकर इसकी बनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है साथियों देखेंगे, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया, तो विश्व आर्थिक मंच ने। हमने फिर एक बार आपको कई बार क्लासेस में बता चुके हैं कि विश्व आर्थिक मंच है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इसके द्वारा जो भी 5-7 आप देखेंगे वो जारी किए जाते हैं, इंडेक्स जारी किए जाते हैं, वो इंडेक्स को आप क्या कीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए, उसी इंडेक्स में घूम फिर वो प्रश्न देखने को मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, अच्छा ये होगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो स्वीडन रहा है, भारत का स्थान इसमें 63वां रहा है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन जारी कर रहा है, भारत का स्थान और पहले स्थान पर कौन है, ये 3 बातें अगर ध्यान रहेंगी तो आपका सूचकांक के प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला पॉइंट है, मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो हांगकांग। कौन सा है, हांगकांग है। ये मर्सर द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये बातें बताई गई है। अगला पॉइंट है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप देखेंगे अपुलिया, इटली में। ठीक है, इटली में किया गया जो G7 का शिखर सम्मेलन था। आगे बढ़ेंगे, अगला फिर से देखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया था, विश्व आर्थिक मंच। फिर से आ गया विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो इसलिए बार बार का इसकी जो सारी रिपोर्ट आप ध्यान रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 24 के अनुसार पूर्ण जो लैंगिक, ठीक है, समानता हासिल करने विश्व को कितना समय लगेगा, तो 134 वर्ष का समय लगभग लगभग इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी लाने में। अगला प्रश्न है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे साथियों, स्विट्जरलैंड में किया गया। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला पूर्व एशियाई जो देश है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, वो कौन बना है, तो आपका थाईलैंड बना है। कौन बना है, थाईलैंड बना है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। अगला पॉइंट है कि पीटर पेलेग्रिनी जो है किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, तो स्लोवाकिया के। कहाँ के, स्लोवाकिया की इन्होंने पद ग्रहण किया है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है, जुडिथ सुमिनवा टुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला बनी है। ठीक है, प्रधानमंत्री, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी जो है नामित किया है, तो केन्या को। इसको तो देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका बायो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन 24 का आयोजन कहाँ पे, सैन डिएगो USA में। क्लियर है, ये वाला पॉइंट भी देख लीजिएगा, शायद ये बोले थे या शायद छूट गया, ध्यान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है साथियों, तो मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है MIT USA का, इसको हर बार से पहला स्थान इसमें मिलता रहा है। शांग्री ला संवाद के 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो आप देखेंगे इसका संपन्न हुआ सिंगापुर में। कहाँ पे साथियों, सिंगापुर में ये संपन्न हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है कहाँ आयोजित की गई है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। अगला पॉइंट है, रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना घोषणा की है, तो 6 देश थे। और ये 6 देश कौन है जो अपने सीमाओं पर क्या बना रहे हैं, ड्रोन वॉल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे लिथुआनिया है ना, लाटविया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है और फिनलैंड, नॉर्वे। ये 6 देश ऐसे हैं जो रूस से लगे अपने बाउंड्री पर क्या बना रहे हैं, ड्रोन वॉल बनाने की योजना बना रहे हैं। अगला पॉइंट है कि प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ, तो जाम्बिया में। कहाँ पे, जाम्बिया में हुआ, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया, तो 30 मई 2024 को। 30 मई 2024 को देखेंगे आप, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। क्लियर है यहाँ तक, तो 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स देखते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसके द्वारा आप देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, तो संयुक्त राष्ट्र और जो खाद्य कृषि मंत्रालय संगठन है इसके द्वारा, FAO के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य और कृषि संगठन है FAO के द्वारा ये मनाए जाने की घोषणा की गई 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कि टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियाँ 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियाँ शामिल हैं, तो इसमें 3 कंपनियाँ भारत की, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये 3 कंपनी किसमें टाइम 100 की जो है प्रभावशाली कंपनियों में शामिल है, भारत की 3 कंपनियाँ। ठीक है, ये 3 नंबर भी याद रखिएगा और कंपनियों का नाम भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है हाल फिलहाल में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ क्या करेगा? MBA प्रोग्राम शुरू करेगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट कि कुरून इंडिया जो आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो किससे प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर जो लंदन UK में रहते हैं, इनको जो है इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है साथियों कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 176वां स्थान भारत को मिला है। अभी यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेना, बाकी और जो डिटेल में होगा तो उसको आगे चल कर डिस्कस किया जाएगा। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है? तो यूक्रेन ने। किसने? यूक्रेन ने ये किया हुआ है। और ये वाला जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176वीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों नेक्स्ट पॉइंट। किस देश ने नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली? तो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नाम इनका ध्यान रखिएगा, लाई चिंग-ते। अगला है हिदायत चक्रवात ने मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो तंजानिया। तंजानिया से जो है ये हिदायत चक्रवात कहाँ से प्रभावित देश कौन सा है? तो तंजानिया हाल फिलहाल हम देखेंगे इससे प्रभावित देश रहा है। अगला पॉइंट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में। ठीक है, रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्टल जो टर्मिनल है पोर्ट का, उसके विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ईरान के साथ। किसने? ईरान के साथ समझौता किया भारत ने। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो ये 3 इंपॉर्टेंट बहुत हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कौन कौन जो कृतियाँ यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल है। रामचरितमानस है ना, पंचतंत्र और सहृदय लोचन। ठीक है, ये हस्तलिपि है जो इसको शामिल किया गया। तो 3 ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे या तो तीनों दे के पूछे या तो पूछ ले निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया। इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि किस संस्था द्वारा यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया? तो ये आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए तीसरा रिपोर्ट है जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा आ गया। अगर ये रिपोर्ट सारा एक साथ लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी और इसी में से एक रिपोर्ट आपको परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 24 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 39वां स्थान रहा भारत का यात्रा और पर्यटन सूचकांक में। अगला पॉइंट संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है 24 मई को। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वर्ष 2024 से 26 के लिए। किसके लिए? वर्ष 2024 से 26 के लिए भारत ने क्या ग्रहण की है? कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता को ग्रहण किया है। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट साथ ही ध्यान देंगे कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो आप देखेंगे वीटनोस नौशेदा। ठीक है, ये जो है लिथुआनिया के फिर से राष्ट्रपति के तौर पे निर्वाचित हुए हैं। अगला पॉइंट है साथियों मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? तो आप देखेंगे इक्वाडोर के साथ। इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन का ये पॉइंट है। तो मैक्सिको ने अपना जो है कूटनीतिक संबंध किससे समाप्त कर दिया? इक्वाडोर से। अगला पॉइंट है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश जो है कौन से हैं? तो क्रमशः USA, चीन और रूस। ठीक है, क्रमशः USA, चीन और रूस ये तीनों क्या है इसमें शीर्ष देश हासिल करने वाले हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे कि टाइम की 2024 में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई। उसमें कुल कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो कुल 8 लोगों ने। ठीक है, इन 8 लोगों में कौन कौन है? तो अजय बग्गा है ना, अजय बग्गा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आशमा खान और प्रियमदा नटराजन और जिगर शाह। इतने लोग जो हैं आप इसमें क्या है जगह बनाए हैं टॉप 8 में। अगला पॉइंट साथियों देखेंगे कि स्वर्ण की धूल उगलने वाला यानी गोल्ड पार्टिकल्स निकालने वाला जो इस कारण चर्चा में रहा एक माउंट एरेबस। ठीक है, माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? तो आप देखेंगे अंटार्कटिका में स्थित है।
यहाँ पे हाल फिलहाल में देखेंगे स्वर्ण का उद्गार हो रहा है इस ज्वालामुखी में। तो ये इम्पोर्टेंट है अंटार्कटिका का। अगला पॉइंट है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस। साइमन हैरिस जो है आयरलैंड के क्या बने हैं? सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अगला पॉइंट कि आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्टसन। ठीक है, ये जो है कहाँ प्रधानमंत्री बने? तो आइसलैंड के। अगला पॉइंट है साथियों कि भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश के हैती से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन संचालित किया गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये स्टार्ट किया गया था जो कैरिबियन हैती से बचाने के लिए भारतीयों को। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपना जो डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो भारत को। किसको? भारत को। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु जो है पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम याद रखिएगा, क्रिस ब्राउन। ठीक है, कौन है? क्रिस ब्राउन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। कौन बने हैं? पहले व्यक्ति बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, क्रिस ब्राउन। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट कि पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दुर्गमता का ध्रुव। ठीक है, दुर्गमता का ध्रुव अन्य इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्वीक ग्वालपो किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये पहले विदेशी हैं जो इससे क्या हो रहा है? सम्मानित हो रहा है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सियोल दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे साथियों? सियोल दक्षिण कोरिया में। आप देखेंगे ये लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों कि उरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। लगभग $221 बिलियन की इनकी संपत्ति है। ठीक है, जिसके अनुसार ये विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। अगला पॉइंट है कि जो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश जो है कौन बना है? तो ये फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस बना है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो आप देखेंगे सऊदी अरब में। ये भी इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब में 3D प्रिंटेड मस्जिद का क्या किया गया? अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो आप देखेंगे मॉरिशस विश्वविद्यालय। कौन सा है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने अपने प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू को ये क्या किया है? सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, मॉरिशस विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब क्या बने हैं? फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं एक बार आपको बता दूं साथियों, अगर आप MCQ क्यूज करंट अफेयर की क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जितना भी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ के उस बैच से जुड़िए। सेपरेट बैच अवेलेबल है जिसमें आप देखेंगे आपको करंट अफेयर की हर महीने के लगभग 200 से 250 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो फटाफट उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपके सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस वहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला पहला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? तो कोसोवो। ठीक है, कोसोवो ये जो है यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला क्या है? ये अंतिम पश्चिम बाल्कन देश है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस जो है भारत की पहली जो जन औषधि पहल है इसमें शामिल होने वाला क्या बना है? ये साथियों पहला देश बना है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देशी कौन सा है? तो ये जो देश है आपका निकारागुआ। कौन सा है? निकारागुआ ने जो है भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश देश बना है। अगला पॉइंट है साथियों कि भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 24 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक संपदा वाला सूचकांक है उसमें। अगला पॉइंट कि कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थक करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस बना है। फिलीपींस क्या बना है? पहला आपका देश बना है। अगला पॉइंट है कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है।
इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, तो दूसरा संस्करण था। इंडेक्स एक्स का पूरा नाम क्या है, तो आप देखेंगे इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, ठीक है, ये इसका पूर्ण रूप है। ये तीनों पॉइंट इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ, नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण था, और इसका फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई, तो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवात किरिली ने कहाँ पे तबाही मचाई है, तो ऑस्ट्रेलिया में। यह कैसा चक्रवात था, तो आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। कैसा चक्रवात था साथियों, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद पर किसने ग्रहण किया है, जोसेफ बोकाई, ठीक है। जोसेफ बोकाई कहाँ के, लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला पॉइंट है कि युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, तो लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। लिविंग नो वन बिहाइंड क्या है, इसका थीम है। अगला पॉइंट है शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी देश कौन थे, तो G77 के सदस्य देश और चीन थे, ठीक है। इसके ये क्या थे, ये लोग सदस्य थे। अगला पॉइंट देखेंगे, किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में किन शहरों ने घोषित किया, तो कनाडा, ठीक है। किस देश के 3 शहरों नगरों ने, ठीक है, तो ये कनाडा के थे 3 देश जिसने क्या किया 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है। ये 3 शहर कौन कौन से हैं कनाडा के, तो ब्रैम्पटन है ना, ओकविले तथा ब्रेंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो बर्नार्डो एरेवेलो, ठीक है। ये क्या है, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि कौन डेनमार्क के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो फेडरिक दशम, कौन, फेडरिक दशम बने हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो यूएई में। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत जो क्या कर रहा है, भारत पार्क स्थापित कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनेगा। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो संयुक्त राज्य अमीरात में। क्लियर है। उसके बाद से अगला पॉइंट, फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बने हैं। ये समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं पहले, ठीक है, और सबसे कम उम्र के भी बने हैं फ्रांस से, कौन, गैब्रियल अटल। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे कि किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है, तो डेनमार्क ने। किसने, डेनमार्क ने क्या की है, भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, ये देश कौन सा है आपका, तो डेनमार्क हो जाएगा। क्लियर है ये। अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। ये पहला परिसर है, तो इम्पॉर्टेंट है, अबू धाबी यूएई में, ठीक है। यूएई में भारतीय जो आईआईटी है इसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्या खोला है, परिसर खोला है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा, तो ये साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का जो है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे स्थापना करेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो अमेरिका में, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये जो मूर्ति की प्रतिमा की ऊंचाई है 90 फीट, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है कितने फीट की है, तो 90 फीट ऊंची है और ये अमेरिका में इसको क्या किया गया, अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया, तो स्टैचू ऑफ यूनियन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछेगा, स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ किया गया, तो अमेरिका में। स्टेटमेंट बनाएगा तो उसमें पूछेगा कि इनकी मूर्ति है कितने फीट ऊंची है, तो 2-3 पॉइंट, हनुमान जी की मूर्ति 90 फीट ऊंची, अमेरिका में, स्टैचू ऑफ यूनियन। 4 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। कहाँ पे, अष्टलक्ष्मी मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा क्या किया गया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है, तो ये वाराणसी में किया गया है। कहाँ पर साथियों, वाराणसी में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। भारत सरकार इसमें, IIT BHU है और डेनमार्क सरकार है, मतलब भारत सरकार तो है ही है, उसके साथ साथ IIT BHU भी है और डेनमार्क तो है ही है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वर्चुअली किस देश द्वारा की गई है, तो भारत के द्वारा की गई है। इसकी सम्मेलन की थीम क्या थी, तो थीम ध्यान रखिएगा, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, ठीक है, ये इसकी थीम है और इसकी किसके द्वारा की गई है, तो भारत के द्वारा इसका मेज़बानी की गई है। अगला पॉइंट, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो पेंटोगाटा सिनावात्रा को, ठीक है। ये वहाँ की शायद यंगेस्ट बनी है प्रधानमंत्री, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थाईलैंड की बनी है और ये शायद यंगेस्ट बनी थी।
किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई है साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। भारत किस देश में अपना राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ये आपका देखेगा न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में खोलेगा। और न्यूजीलैंड में कहाँ भारत वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में ये खुलेगा। अगला पॉइंट है साथियों कि किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? जो है ना, तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के। और ये कौन 2 विश्वविद्यालय हैं? तो डिकिन विश्वविद्यालय है और दूसरा वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। ठीक है, वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 2 विश्वविद्यालय कहाँ का? ये ऑस्ट्रेलिया का है। और ये दोनों साथियों कहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना क्या कर रहे हैं? कैंपस स्थापित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो व्यापक हिंसक जो छात्र विद्रोह था उसकी वजह से ये वहाँ से इस्तीफा दे दी। और क्या ध्यान है कि लगातार 5वीं बार सारे 5 कार्यकाल से प्रधानमंत्री बन रही थी। इनकी पार्टी का नाम भी याद रखिएगा साथियों, शेख हसीना जो है आवामी लीग इनकी पार्टी है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ ले रहा है, ठीक है, तो भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है जर्मनी। कौन बना है साथियों? तो जर्मनी बना है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फीजी से सम्मानित किया गया? तो फीजी नाम आते आप समझ गए होंगे कहाँ का है, ये फीजी का है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को अपने मिला है ये अवार्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि यूनेस्को के विश्व विरासत समिति की 46वां सत्र का आयोजन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, 46वें सत्र की जो बैठक की गई, आयोजन की गई कहाँ पर? नई दिल्ली, भारत में। अगला पॉइंट है यूनेस्को के विश्व विरासत जो सूची है उसमें शामिल वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो मोइद्दम्स। ठीक है, मोइद्दम्स से कहाँ का? असम का अहोम राजवंश का एक टीला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ का है? मोइद्दम आपका असम का है। और ये 43वां स्थल है भारत में शामिल वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये किसी एग्जाम में प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला पॉइंट है साथियों कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत के किस स्थान पर है? तो 81वां स्थान पर है। ये जुलाई वाला अपडेट है। ठीक है, जुलाई वाला अपडेट के अनुसार है 81वां। ये अलग अलग रिपोर्ट में ये जो पासपोर्ट की रिपोर्ट आती है उसमें ये रैंकिंग बदलती रहती है, तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है किसका? तो सिंगापुर का है। सबसे विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बना है साथियों? तो आप देखेंगे किसका? सिंगापुर का बन गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र जो है कि उसकी बैठक में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो अपना भारत ही संभाला है यहाँ पे, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है इसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो क्रिस्टन मिशन को किसको? क्रिस्टन मिशन को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले समुद्र जो पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में। भारत का पहला जो विदेशी एक तरह से कहिए जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मॉरिशस में किया गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे कि पॉइंट है कि वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो आप देखेंगे श्रीनगर को, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर को घोषित किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो लगभग 4 शहर ऐसे हैं, मामल्लपुरम तमिलनाडु का, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर ये चौथा शहर है इस तरीके का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो पेरिस, फ्रांस के। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा रिवर्स करके समझ लीजिएगा पॉइंट को कि वैक्स संग्रहालय द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को सोने का सिक्का जारी किया गया है? तो शाहरुख खान के द्वारा, मतलब शाहरुख खान के लिए जारी किया गया, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट साथियों कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कहाँ पर भारतीय मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में। कहाँ पर साथियों? पोर्ट लुइस में ये किया गया है। और गेमी जो टाइफून हाल ही में किन दो देशों की प्रमुख तबाही का मचाया है? तो ताइवान और फिलीपी के बीच में। किसके? ताइवान और फिलीपी के बीच में टाइफून आया है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा है, किस प्रकार का चक्रवात है? तो आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और किस देश, अगला पॉइंट, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन जो कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया है। क्लियर है। अगला पॉइंट साथियों, नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डिक शीफ। ठीक है, डिक शीफ जो है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे।
अगला पॉइंट है पशुपालन, जो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। किसने? डेनमार्क बना है, जो पशुपालन और कार्बन टैक्स लगाने वाला, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला ये पहला विश्व का देश बना है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोहा, कतर में। कहाँ पे साथी? दोहा, कतर में आयोजित की गई है। और वर्ष 2024-25 अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का देश कौन बना है? तो ये अपना भारत बना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये क्या है? रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे किसको सम्मानित किया गया साथियों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगला पॉइंट है पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जोस राउल मुलिनो। जोस राउल मुलिनो क्या बने हैं? पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई, संपन्न हुई? तो जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पर? जिनेवा में संपन्न हुई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से देखेंगे साथियों कि कंप्लीट जो इसका आर्थिकी वाला पोर्शन है, ठीक है, ये तीसरा पोर्शन पॉइंट था जो हमारा, इसको देखेंगे। यहाँ से कंप्लीट जो आपके पूरे एक साल के पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो भी हाल फिलहाल में ये चर्चा में रहा है ना, अमरावती। ठीक है, अमरावती में जो है आप देखेंगे पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। है कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जो पीएम मित्र है, ठीक है, ये पार्क है पीएम मित्र पार्क, ये क्या है? तो ये देखेंगे पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स, ठीक है, एंड अप्रैल। ठीक है, ये उससे संबंधित है, ये जिसका एक इंटीग्रेटेड जो रीजनल टेक्सटाइल को लेके है, तो उससे संबंधित है पीएम मित्र। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 7 हैं। टोटल कितने साथियों? तो 7 आप देखेंगे पीएम मित्र जो पार्क हैं, ये 7 हैं। तो उसके बाद से 7 का नाम आप एक बार देख लीजिए, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है ना, नाम नहीं याद रखना, बस जानिए कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा। गुजरात में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, है ना, और उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो लखनऊ और यूपी स्पेशल के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 7वां आपका अमरावती महाराष्ट्र वाला। क्लियर है? कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक है और उसका जो एक्सपो है री इन्वेस्ट का, उसका आयोजन किया गया तो गांधीनगर गुजरात। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जो भी ज़्यादातर पॉइंट नवीकरणीय ऊर्जा से लेके हैं, वो ज़्यादातर जो इसकी बैठकें हैं, सम्मेलन, वो गुजरात में ही आजकल हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पॉइंट गुजरात का गांधीनगर भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि ये किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ें आयोजित की गई हैं। क्लियर इतना? आगे बढ़ेंगे, ये किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया साथियों ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात करेंगे साथियों अगर कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे ब्लॉक चेन है ना, एज अ सर्विस प्रदान करना। ठीक है, तो इस पर ये करने का इसका क्या किया गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है तो आप देख सकते हैं। क्लियर इतना? आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे कि 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप देखेंगे ये नंबर याद रखिएगा, 27वां है ई राष्ट्रीय जो गवर्नेंस सम्मेलन है, इसका आयोजन आप देखेंगे तो मुंबई में किया गया है। कहाँ पे साथ में? तो मुंबई में किया गया है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, इसमें एक स्टेटमेंट भी बन सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर इस पर स्टेटमेंट की बात करें तो पूछेगा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो सम्मेलन है तो उसका आयोजन कहाँ हुआ? पहला स्टेटमेंट। दूसरा पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में इसका जो संस्करण है 25, 26, 27 जो भी कुछ दे के अपना इस तरीके से बना के इस पर क्या कर सकता है, ये चीज़ पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल संस्करण ये पूछा जा रहा है, इसका क्या है, मुंबई में है। एक पॉइंट और इसी से, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय की जो पहल थी, उस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश से किस परियोजना को मिला है? तो लैब मित्र। इसको उत्तर प्रदेश की योजना रही है लैब मित्र। और लैब मित्र की पहल कहाँ शुरू की गई थी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यूपी स्पेशल का बनता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यूपी स्पेशल के पॉइंट्स आपको अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट भी पूछ लेगा कि मित्र लैब परियोजना पहल है कहाँ शुरू की गई थी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये जो पहल है मित्र लैब, इसको आप देखेंगे यहाँ पर तो इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। क्या मिला है? गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश परियोजना, उत्तर प्रदेश परियोजना को ई गवर्नेंस वाले में गोल्ड मिला है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, इस पर स्टेटमेंट करके प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे
कि किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी, ठीक है, 2024 का उद्घाटन किया। तो जितिन प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि नाइक फ्राइज द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल स्टडी जो सिटी सेंटर इंडेक्स है, ठीक है, उसमें क्वार्टरली सेकेंड है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो मनीला क्यूबी। ठीक है, मनीला जो है 26% वार्षिक वृद्धि के साथ एक इस पर है, पहले स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, इसमें एक पॉइंट और है कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो है इसमें द्वितीय स्थान पर पहुंच रहा है। तो मुंबई नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भारत से ही है। तो भारत का दिल्ली से अगर विश्व स्तर पर कहीं कोई रैंक ला रहा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन गृह मंत्रालय है किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है। तो एक पुस्तक की शीर्षिका जारी की है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। सिंपल से याद रखिएगा, ये नाम देते पूछेगा कि हाल फिलहाल में ये पुस्तिका या रिपोर्ट जो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 है, इसको जारी किसके द्वारा किया गया? तो सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्लियर है? इसके बारे में 2 पॉइंट और, इस पुस्तिका के संस्करण कौन सा था? तो 25वां ये संस्करण था। ठीक है, इसके अनुसार जो बात की गई है कि भारत में 2036 तक लिंगानुपात भी है प्रति 1000 व्यक्ति के पुरुष महिलाओं पर कितने होने की उम्मीद है। ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 952 की। कितने की? 952 की एक एक्सपेक्टेशन है, एग्जैक्ट नहीं है, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत में महिलाएं और पुरुष जो है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा 25वां संस्करण के साथ। आगे बढ़ेंगे साथ में देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2036 तक किसी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या कितनी होगी। 2036 तक जो भारत की जनसंख्या पर एक्सपेक्टेड किया गया है वो आप देखेंगे 152.2 करोड़ के आसपास की उम्मीद की गई है। ये 2036 तक का एक एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया गया है। क्लियर इतना? आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, किस देश की मेज़बानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। भारत अभी इस बार क्या कर रहा है? बिम्स्टेक का जो व्यापार शिखर सम्मेलन है, क्या है? व्यापार शिखर सम्मेलन, उसका क्या कर रहा है? मेज़बानी कर रहा है। और 2024 की फॉर्च्यून जो ग्लोबल 500 की सूची है उसमें शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन है? ये वॉलमार्ट है। कौन है? वॉलमार्ट कंपनी है जिसमें क्या की है? शीर्ष स्थान प्राप्त की है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इस रैंकिंग में आप देखेंगे 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। ठीक, टोटल 9 भारतीय कंपनियाँ हैं जिसके इसमें शामिल किया गया है। और भारत की ओर से जो शीर्ष कंपनी है ना, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिस 86वें स्थान पर रही समग्र रूप से, है ना। और भारत वाली जो 9 कंपनियां हैं उन कंपनियों में जो शीर्ष रैंकिंग है कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के। 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा साथ ही मैं पिछली बार बता दूँ, करंट अफेयर आप पढ़िए जहाँ से भी किसी भी सोर्स से पढ़ें, बट प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा है कि आप जितना भी पढ़ लें, ठीक है, पढ़ने के बाद अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है अच्छे लेवल की ना, तो फिर वो आपका उतना आउटपुट एग्जाम में उतना एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। तो आई होप सो कि आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे वहाँ से प्रैक्टिस करके। ये आपके लिए ध्यान दीजिएगा कि चाहे RO हो, BCS हो, बिहार PCS हो, तीनों के लिए काम आने वाला है, तो इस क्वाइट को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों पर न्यूनतम जो MSP है खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो हरियाणा बना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल फिलहाल में जो है हरियाणा एक ऐसा राज्य बना है जिसने सभी फसलों पर न्यूनतम जो मूल्य है, समर्थन मूल्य, उस पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो क्या किया इसने? न्यूनतम MSP सभी फसलों पर दे दिया है। अगला पॉइंट है कि अलौ धातु क्षेत्र है ना, इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। ठीक है, कौन दूसरे स्थान पर इस पे है? भारत जो है ना दूसरे स्थान पर एल्यूमिनियम उत्पादकों में। अगला पॉइंट इसी में कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चुना उत्पादक में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ये डेटा अपडेट कर लीजिएगा, जहाँ आप स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। भारत जो है विश्व में लौह उत्पादक में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें आप देखेंगे 4थे स्थान पर रहा है। तो 2 डेटा आपके पास यहाँ पर है, एक तो लौह उत्पादक का है 4थे स्थान पर, और दूसरा बात करेंगे बड़े जो चुनाव उत्पादक है उसमें 3रे स्थान पर। लोहा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम पे दूसरे स्थान पर। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे साथी है। अगला कह रहा है कि WTO जो विश्व व्यापार सांख्यिकी है उसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट ने वैश्विक कृषि उत्पाद जो निर्यात में कौन से स्थान पर है, इसमें भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो 8वें स्थान पर है। किसने? 8वें स्थान पर इसमें। बहुत सारा राज्य जो है 75 जनपदों में
डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आंदोलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये अपना उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल में कि 75 जो आपके यहाँ के जनपद है उसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, क्या डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से आकलन करने वाला ये जो है देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो यानी ये पहला राज्य है जिसने क्या किया है, अपने सारे डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल क्रॉप सर्वे करा लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़िएगा, पॉइंट कह रहा है कि इस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया। ठीक है, चावल एटीएम लॉन्च किया उड़ीसा ने। तो ये भी इस तरीके से एक था न्यूज़ में था, जो बोल्ड वाला था, गोल्ड एटीएम लॉन्च हो चुका है, अनाज एटीएम लॉन्च हो चुका है, अब जो है चावल एटीएम लॉन्च हुआ कहाँ पर, ये उड़ीसा में। ठीक है, इस एटीएम का नाम क्या है, जो लगभग 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकता है, 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। तो अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, ठीक है, अन्नपूर्ति इसका नाम दिया गया है, एक अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। ये क्या करेगा, तो ये आपको यहाँ से क्या देगा, अनाज देगा। आगे बढ़िएगा, किस पतन पर भारत की जो पतन है, क्योंकि वो पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है ना स्थापित की जाएगी। तो आपका जवाहरलाल नेहरू जो पतन है, ठीक है, मुंबई वाला है ना, वहाँ पे क्या क्या जब बंदरगाह पे आपकी ये फैसिलिटी दी जाएगी, पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है ना स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश को, अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित के उद्देश्य से किस विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये विधेयक है उत्तर प्रदेश नोडल है ना, ये निधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। उत्तर प्रदेश को क्या $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए नीति के रूप में पारित किया गया है। अगला पॉइंट है कि इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य बनेगा। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा, तो चौथा। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान जो है विकास कर चुके हैं, ये इस चीज़ को लागू कर चुके हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश चौथा बनेगा। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट इसी में है कि उत्तर प्रदेश जो निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो स्वयं मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान केंद्रीय देशों को समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस। आप ठीक, नेक्सस जो प्रोजेक्ट है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर है यहाँ तक। सो अगला पॉइंट है, देखिएगा कि उसी में है प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये क्या है, तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। क्या है, एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है ये। और प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है, BIS के जो इनोवेशन हब है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें RBI भी इंक्लूड हो रहा है। और पॉइंट है कि प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन कौन है, तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये क्या है, ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसके क्या है, ये संस्थापक सदस्य हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट है प्रोजेक्ट नेक्सस से। तो इस पर स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकते हैं, कि यहाँ पॉइंट्स आपको कई सारे देखने को मिल सक रहे हैं। अगला पॉइंट है कि साथियों देखिएगा कि स्काई ट्रैक के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया, तो विस्तारा एयरलाइन। ठीक है, विस्तारा को देखिए स्काई ट्रैक उसके अकॉर्डिंग है ना दक्षिण एशिया की अपनी सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है कि किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन ऑफ रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है, तो अपना ये भारतीय RBI बैंक है। इसको जो है ये लंदन द्वारा, ठीक है, जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम वाले उसमें रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड सीधा सीधा पूछेगा, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे मिला है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, है ना, बैंक को ऑप्शन देकर पूछ सकता है। और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन है, तो पवन ऊर्जा का जो सबसे ज़्यादा क्षमता हासिल किया है वो गुजरात है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, 3 ये राज्य आपके ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, पवन ऊर्जा तो इसमें टॉप 3 में आ रहे हैं। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, कहाँ से, तो झारखंड से। इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए झारखंड से देश का पहला जो है अंडरग्राउंड क्या है, कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है, तो झारखंड से इसका स्टार्ट हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, ये क्या है, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो ग्लोबल जो आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट है
वो एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें एक पॉइंट और है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी को रिव्यू 2024 है, इसके अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक में शीर्ष देश कौन से हैं। तो चीन पहले पर है, अमेरिका दूसरे पर है, भारत तीसरे पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इससे भारत की रैंकिंग को ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में भारत की रैंकिंग 3 है, ये अलग से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये पॉइंट आप देख ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है वर्ल्ड जो है वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 जो सबसे अमीर शहर है उसमें भारत के कौन से शहर शामिल है। तो आप देखिएगा इसमें मुंबई शामिल है 24वां स्थान के साथ, दिल्ली शामिल है 37वां स्थान के साथ। ठीक है, तो भारत के ये 2 शहर हैं जो वर्ल्ड के वेल्दिएस्ट सिटी में शामिल है, मुंबई और दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है विश्व प्रवासन रिपोर्ट जो है माइग्रेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, उसमें शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। तो उसमें आप देखेंगे भारत पहले नंबर पर है। ठीक है, भारत आपका देखेंगे यहाँ पे लगभग 125 मिलियन का क्या कर रहा है, शायद 31 का आसपास जो है ये वहाँ से विदेशों से प्राप्त कर रहा है। अगला पॉइंट है अगर देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 जो है, इसमें भारतीय शहरों में अगर बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किसको मिली है, तो दिल्ली को मिला है। और इसका ओवरऑल जो स्थान रहा है इसमें तो 350वां स्थान इस रैंकिंग में इसकी रही है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप देखेंगे ये ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट है जिसमें इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज़ की बात कर रहा है और भारत के शहरों में पौने टॉप पर दिल्ली है। अगला पॉइंट इसमें होगा कि ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 जो है उसमें इस सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं। ये जो सिटीज़ इंडेक्स है इसमें न्यूयॉर्क पहले पर है विश्व स्तर पर, है ना, लंदन दूसरे पर है और उसके बाद से 2 याद रखिए, सेंट जोस थर्ड का भी देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा जो भारत की तरफ से कौन है इसमें, तो दिल्ली रहेगा। और टॉप पहले पर कौन है तो उसको याद रखिएगा, सिटीज़ इंडेक्स वाले में कौन है, न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। अगला पॉइंट है इसमें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ये क्या है, अनगिटार्ड अब किस नाम से जाना जाएगा, इसके नाम को चेंज किया गया है। तो देखेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से ये जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके नाम को थोड़ा सा अब चेंज किया गया है। इसी वाले पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद से एक रिपोर्ट है उसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास संस्थान जो है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी दे, तो भारत रोजगार रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस रिपोर्ट की बातों तो भी ध्यान रखिएगा। ये आप अगर मेंस लिख रहे हैं, मेंस के उसमें आप पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट की बातों का आप फोट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर जो पॉइंट 2 है, 2 इसमें संस्थान, एक तो भारतीय मानव विकास संस्थान है जो भारत का, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसके भारतीय रोजगार रिपोर्ट जारी किया है। आगे बढ़िएगा और देखेंगे यहाँ पे 1-2 पॉइंट कि इसमें अगला पॉइंट है वर्ष 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन के निकला है, तो यही अपना LIC जो देखेंगे विश्व के जो ब्रांड फाइनेंसिंग इंश्योरेंस वाली कंपनियाँ, उस रिपोर्ट में विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड बन के क्या निकला है, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा ये निकला है। अगला पॉइंट है कि लक्षद्वीप में अपना शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा प्राइवेट सेक्टर का वैसे बैंक है जो लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोल रहा है, तो ये आपका HDFC बैंक है। ठीक है, HDFC बैंक जो है क्या कर रहा है आपका, अब भारत का ये प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक है जो आपका लक्षद्वीप में क्या कर रहा है, अपना ब्रांच ओपन कर रहा है। इसके साथ ही अगला पॉइंट है किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया नीति फॉर स्टेट्स, क्या नीति फॉर स्टेट को शुरू किया गया है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन 13वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर ये आबू धाबी में किया गया, UAE में। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम के जो भी मतलब एक वर्ल्ड लेवल के संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सम्मेलन हो रहे हैं इसमें UAE आगे रह रहा है इसको अपने यहाँ कराने के लिए। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का 13वां, ठीक है, WTO का है ना। कमेंट करके जरा बताइएगा कि WTO का जो है ना मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये अभी पिछले वाली क्लास में बताया था, बताइएगा आप। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो हैदराबाद में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जो बायो एशिया शिखर सम्मेलन है, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो आपके हैदराबाद में हो रहा है। अगला पॉइंट है कि राज्य का जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है उसके प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से या केंद्र शासित प्रदेश। तो आप देखिएगा
कर्नाटक है, समूह 1 में आंध्र प्रदेश है ना, असम और चंडीगढ़, इन सब का समूह वाइज क्या है, ये प्रदर्शन है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, सामाजिक विकास आयोग, कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है उसके 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो भी इस तरह के सेशंस हैं, उसमें अगर भारत मेज़बानी कर रहा है या अध्यक्षता कर रहा है तो आपके लिए क्या हो जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सामाजिक विकास आयोग है और इसके 62वें सेशन की अध्यक्षता कर रहा है भारत। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा जो भंडारण प्रणाली है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ में पर किया गया है, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव है छत्तीसगढ़ का, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये छत्तीसगढ़ में आपको स्टार्ट हुआ। बैटरी भंडारण की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रणाली है भारत की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि फोर्ब्स की जो सूची जारी हुई है उसके अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है, तो आप देखेंगे कुवैत का दिनार टॉप पे इस समय चल रहा है। कुवैत का जो दिनार है, ठीक है, ये क्या है, सबसे मजबूत मुद्रा, यानी सबसे ज़्यादा इसकी समय वैल्यू है। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा डॉलर का कौन सा स्थान है, तो 10वें स्थान पर है। देखिए, इस तरीके से अगर मजबूती की बात करें तो डॉलर इसमें 10वें स्थान पर, बट अगर इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर ट्रांजेक्शन की बात करें, व्यापार की बात करें, तो इसमें चलता है किसको, सर्वाधिक मान्य क्या है, डॉलर ही है। तो डॉलर वाले करेंसी में सारा कन्वर्जन होगा। बाकी अगर टॉप पर अगर ऐसे देखें मजबूत में तो दिनार है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिनार है तो दिनार ही चलेगा, लेकिन इस केस में क्या आता है, जो इंटरनेशनल मान्य है वो सबसे ज़्यादा मान्यता किसको, डॉलर को है, इसी में सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्लूमबर्ग के अनुसार जो बाजार का पूंजीकरण है उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े शेयर बाजार कौन से हैं, भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, इस रैंकिंग में टॉप 3 देश कौन है, तो उसको ध्यान रखिएगा, अमेरिका, चीन और जापान, ये 3 देश हैं, इनको याद रखिएगा, यहाँ से ये पॉइंट बनेंगे। अगला पॉइंट है कि अमेरिकी एयर स्पेस कंपनी बोइंग भारत ने पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है, तो एक फुर्जा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यूपी स्पेशल और आरओ यूपी पीसीएस में प्रश्न आ रहा है। इस तरह के प्रश्न तो देखिएगा, अमेरिकी स्पेस कंपनी बोइंग है और उत्तर प्रदेश में यानी भारत में ये पहला वितरण केंद्र स्थापित कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, खुर्जा में। तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, प्रश्न इस पर बनेंगे। अगला पॉइंट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया जो है एसिंस है जो है 2005 ये नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने। ठीक है, ये 5-6 का जो एक रिपोर्ट जारी किया है, पत्रिका है, तो नीति आयोग ने इसको क्या किया है, जारी किया है। क्लियर है। आगे बढ़िएगा कि भारत में बहुआयामी निर्धनता जो है 13-14 में 19.17% से घटकर कितना हो गई है, अभी जो बताया जा रहा है 11.28%। ठीक है, ये भी पॉइंट डेटा है, आप मेंस में यूज कर सकते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ध्यान रखिएगा। जब मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे तो इसमें ये चीज़ दिखाएंगे कि भारत में जो बहुआयामी निर्धनता वर्ष है उसमें निर्धनता क्या है, इतने से घट के इतने पर आ गई है। ठीक है, तो देखिएगा, पढ़ाई करते समय जो आपका अप्रोच होना चाहिए, अगर भले प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन जो डेटाज आपको ऐसे लग रहे हैं कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप ध्यान रखिएगा और मार्क करके रखिएगा। जहाँ नोट बनाइएगा वहीं लिख दीजिएगा आगे मेंस, ताकि रिवीजन करते समय आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये हमें मेंस के लिए है, और वो ऑटोमेटिक आपको डेटा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, जो आगे चल के आपको हेल्प करेगा। इस दौरान जो है कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया, तो लगभग 24.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको बताया जा रहा है गरीबी से बाहर निकाला गया। क्लियर है। उसके बाद से अगला पॉइंट है कि विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसकी 54वीं बैठक जो है कहाँ पर आई की गई, तो दावोस में की गई, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक दावोस में। उसके बाद से इस अगला पॉइंट है कि किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है जो जारी किया है 2024 वाला, तो विश्व आर्थिक मंच ही जारी किया है ना। इसका एक साथ भी इसको भी बताइएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, मुख्यालय को थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ तक आपका जो है इकोनॉमी जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से साइंस स्टार्ट होगा, और साइंस को जो है यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ से 3 पॉइंट और आपका बचेगा, कौन कौन सा, साइंस का बच जाएगा, खेल बचेगा और संक्षिप्त। एक क्लास और लगेगी, और इसका जो जितने 1 लाइनर है इस मैगजीन के आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्लियर है, ये 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो रहे हैं, और 3 पॉइंट और आपके क्या होंगे, बचेंगे। तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। कमेंट बहुत ही मायने रखते हैं, जब आप कमेंट करके बताएंगे तो पता चलेगा आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है कैसा नहीं। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देख लीजिए, जहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। इसी चैनल पे आपको जाएंगे
और आपको कुछ इस तरह के क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि पहला क्लास में बता दूँ, ये क्लास है पिछले 6 महीने के साथियों जो आयोग द्वारा कराया गया परीक्षा है उसके करंट अफेयर के क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके साथ साथ उत्तराखंड PCS भी इसमें इंक्लूडेड है उसके करंट अफेयर के। तो इस तरीके से आपके करंट अफेयर के लिए जितना बन पा रहा है उतना कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। और बाकी जैसे कि ये क्लास है जनवरी से लेकर अगस्त तक का कंप्लीट 500, ठीक है। इस क्लास को भी आप कंप्लीट कीजिए, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट क्लास अभी तक की सबसे ज़्यादा अभी तक पसंद आया सभी साथियों को, इसमें आपको पूरा कंप्लीट UP PCS के लिए आप देखेंगे, है ना, एक शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस सिर्फ एक क्लास है, इस क्लास को ढूंढ के देख डालिए, इसी चैनल पर अवेलेबल है। इसके शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना कीजिएगा। और आपके RO और UP PCS के लिए UP स्पेशल की क्लासेस आ गई हैं, ये क्लासेस आप देखिए, है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही 2 क्लास यहाँ से जो आपके 4-5 क्लास करेंगे इस चैनल के माध्यम से, जो भी यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो नए साथी हैं इन सारे क्लास को आप एक बार देख डालिए। संपूर्ण प्राचीन इतिहास के एक रिवीजन, उसके बाद से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। संविधान संशोधन, ठीक है, कंप्लीट संविधान संशोधन आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंट जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। कंप्लीट सरकारी योजनाओं का 2024 तक का पूरा अपडेट एक वीडियो में आपको दे दिया गया है, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। UP बजट से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ये हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। साथ साथ UP बजट, यूनियन बजट आप देख रहे हैं, यहाँ से जो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न देखेंगे, साइंस की PYQ है, इसी तरीके से अन्य में PYQ कराई जाएगी और टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा, ठीक है। और ये हमने एक वीडियो आपको दिया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं, प्रीलिम्स और RO दोनों में काम आएंगे। GS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको कवर अप कीजिए। और बाकी अन्य टेस्ट सीरीज और ये करंट अफेयर, मैं क्यों कह रहा हूँ साथियों कि यहाँ से आप देखेंगे कि आपको क्लास करने के बाद से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसा क्लास क्यों ना किया जाए जहाँ से आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपकी फर्दर कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है।